हो गया सी हो गया मतलब ई पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो इसमें जैसे हम बात करें टाइम पीरियड को तो फर्क ही नहीं पड़ता ना। अच्छा ठीक है एक्सरसाइज 1 में तो बहुत सारे क्वेश्चन था ऐसे ही वो उससे कर सकते हैं ना। तो दो स्ट्रिंग्स को सीरीज में कनेक्ट करके एक सिंगल स्ट्रिंग बन जाता है। तो कैसे निकलेगा? एक स्ट्रिंग को हाफ किया ठीक है। उल्टा सोचो कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट K है इट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्प्रिंग्स इन ऑफ टू स्प्रिंग्स K डैश का सीरीज कॉम्बिनेशन तो उसका K डैश क्या आ जाएगा तो मैं लिखवा देता हूँ बाकी और बच्चों बताओ। जैसे 7th है जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है यहाँ पे वो बजट नहीं लगेगा ना यहाँ तो लेंथ भी बताई हुई है। जैसे अगर कोई कांस्टेंट K का स्ट्रिंग है फिर हम पहले x एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर नोट किया और उसे अगर हम हाफ में करते हैं वही x करेंगे तो उसमें डबल करेंगे तो कैसे उसका कांस्टेंट फिर kx को कांस्टेंट नहीं यहाँ कैसे करोगे यहाँ तो दो अलग अलग केस ही कर दिए। x तो होता है वो तो इलॉन्गेशन होती है ना लेंथ थोड़ी होती है। ये जो l है वो तो ओरिजिनल है। ये लॉजिक नहीं है। थ्योरी में भी गिवन होगा कि स्प्रिंग मैं बाकी भी लिखवा दूंगा क्या सिस्टम है। और कोई बचा क्वेश्चन? एक्सरसाइज 1C पार्ट ई पार्ट ट्वेल्थ में एक मिनट 12th करते हैं अभी। 12th के अलावा कोई पहले तो 4th में समझो कि सीरीज है या पैरेलल। मैंने आपको स्पेशली इसलिए लिखवाया भी था सेम है ना तो ये कौन सा केस है पैरेलल। और एकदम अगर ना समझ आए तो इसमें क्या ड्राइव कर लो x से खींच लो तो क्या होगा स्ट्रिंग पे दोनों से ही फोर्स kx रहेगी ना एक ही तरफ तो वो ऐड हो रहा है राइट बच्चों। 5th भी सेम ही लग रहा है मुझे उसी टाइप का ही लग रहा है। और सी 12th क्वेश्चन पे ये कह रहा है मार्शल इक्विलिब्रियम m1 is removed without disturbing the system angular frequency of oscillation is। तो भाई जब m1 हटा दिया तो सिस्टम में बचा क्या तो क्या हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी
ओके भाई कैसे सिस्टम बनाए उससे क्या फर्क है? फाइनली तो आपके सिस्टम में मास m है और स्प्रिंग मास कौन सा है m2 है और स्प्रिंग k है, तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी रूट k बाय m2 और कुछ सॉल्व नहीं करेंगे। आई बात समझ और कोई क्वेश्चन 50 थोड़ा से 9th 19 अच्छा 15 scale of a spring balance reading from 0 to 10 kg is 0.25 meters per hour. Body suspended from the balance oscillates vertically with a period of 5 by 10 seconds. The mass suspended is. तो ओके तो आपको k निकालना है yes तो अब तो वो k वाली इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली दिख रहा है आपको कि जब स्केल 0 दिखा रहा है मतलब स्प्रिंग बिल्कुल नहीं खिंचा हुआ ठीक है और फाइनली स्केल कितना खींच सकता है 0.25 उस पे कितना मास लगा होगा 10 kg तो उससे आप k की वैल्यू निकाल सकते हो कि kx इक्वल टू mg x को 0.25 डालोगे और फिर उससे टाइम पीरियड पे फॉर्मूला का पुट करो देखो 19 में वही हो गया C. angular velocity and amplitude of a simple pendulum is omega and a respectively. And the displacement x from the mean position of the static energy is t and potential energy is e, then the ratio of t to d. बस इसमें एक्चुअली मुझे क्या था कि बिना सिंपल पेंडुलम हुआ है क्योंकि अभी नहीं पता हमें कंडीशन सिंपल ऐसे चलती रहती बस गलती जो आप कर सकते हो वो इस ओमेगा की है तो ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं है ये क्या है अभी वेलोसिटी है जब हम एक तो नॉर्मल वेलोसिटी जब हम स्प्रिंग वाले केस में करते हैं जैसे हम पेंडुलम वाला केस सिंपल पढ़ रहे थे जहाँ पे आपकी डिस्प्लेसमेंट एंगल की टर्म्स में होगी वहां पे आपकी जो वेलोसिटी होगी वो एंगुलर वेलोसिटी की टर्म्स में होगी तो रिलेशन वही है v इक्वल टू ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बट यहाँ पे v कौन सा लेना है एंगुलर और x कौन सा लोगे x तो लोगे ठीक है आपके जो डिस्प्लेसमेंट x के लिए पोजीशन से ये कौन सी डिस्प्लेसमेंट हाँ वो एंगुलर ही होगी क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब मैं करके जाता हूँ इसमें गलती मतलब सारा कुछ वही है नॉर्मल वेलोसिटी और वो सब है वही पुट करना है आपको ये कहा है कि डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज t पोटेंशियल एनर्जी इज d रेशियो ऑफ t टू v इज तो t क्या बन गया बच्चों हाफ क्या होता है फॉर्मूला m ओमेगा स्क्वायर इनटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ठीक है और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ठीक है तो डिवाइड दिस टू t टू b आई थिंक इसी से आ जाएगा आंसर तो उसको जरूरत नहीं है और
क्लियर बच्चों? F3 का भी हाँ जी, सर ये पार्ट का फिक्स कर बी पार्ट है बच्चों। सर ये का तो आगे हम फिर पहले cos 100t और sin 100t का मान रही थी चलिए मतलब बस टर्म्स को आपने वो करने को 8 cos स्क्वायर 50t है, उससे कुछ वैसा बन जाएगा 4 sin 100t, तो वो साइन और cos वाली टर्म फिर से कंबाइन हो जाएगी, a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, तो अलग बन जाएगा। हाँ बच्चों, बी पार्ट तो फिर कॉमन से भी यस, फिफ्थ में दोनों आते हैं, राइट बच्चों। ये बेसिकली जो फर्स्ट टर्म है वो कुछ वैसी बन जाती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा टाइप। कोई बाय ओमेगा आगे जो सीधा टाइम में उसमें डायमेंशन से आपको ये कैसे पता चलेगा कि वो क्वांटिटी कांस्टेंट आई है? आगे 10th क्वेश्चन, और व्हाट द प्लेटफॉर्म ओके 10th क्वेश्चन। एक बार में इसके अलावा और 14 तो नहीं डाउट होगा। वी और ए में रिलेशन निकालना है बच्चों हमें। कैसा रिलेशन बनता है वी और ए में? एक्चुअली वो आपने पढ़ा नहीं हुआ बच्चों, मतलब जैसे आप अभी कहाँ पे हो, तो इसीलिए पूछ रहा है। तो उसके आगे वाले जो पढ़े हुए लेफ्ट साइड पर बोला वगैरह तो एकदम हो जाएगा, सीधा वो एक्सप्रेशन वो बन जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या केस है। ये 17 का आंसर बीसी है। तो आपको सिर्फ इक्वेशन पता होनी चाहिए क्या, मतलब ये जो फॉर्म बनेगी ऐसी बन जाएगी x स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वो इसकी इक्वेशन होती है। और कौन सा क्वेश्चन? 10th था, 17th का आंसर बीसी। तो बच्चों आप ना एक बात समझो, जैसे 17 क्वेश्चन है, ठीक है, आप ये देखो कि ये बिल्कुल ये इक्वेशन, मतलब आप सोच सकते हो कि मैं आपको इनॉर्गेनिक काइनेमैटिक्स में ऐसा क्वेश्चन काइनेमैटिक्स का क्वेश्चन, काइनेमैटिक्स में कॉमन थे ना कि Vx और Ax और इन सब के एक्सप्रेशंस को लिखते थे और हम क्या करते थे, उनको जो भी डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करके हम सॉल्व करते थे। आप देखो बस ऑप्शन भी वैसी ही है, हमारे पास ऑप्शन आप कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या v dv by dx निकाल के एक्सेलरेशन निकालते। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि ये जो एसएचएम की इक्वेशन होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी मैथ्स कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो इसमें जब आप आगे थोड़ा सा भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे जाओगे तो आप अटक जाओगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एसएचएम वाली इक्वेशन फट से आइडेंटिफाई कि जो क्वेश्चन है वो एसएचएम वाली इक्वेशन पे बेस्ड नहीं है। वो जान के ऐसा कुछ इस फॉर्म में लिखा होगा कि आप सोचो कि इक्वेशन भी दे दी और आपको किसी इस फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन कि वो ऐसा डिनोट कर रहा है कि आप एक एक्सट्रीम से लेफ्ट एक्सट्रीम से राइट एक्सट्रीम तक जा रहे हैं, ठीक है, समथिंग लाइक x इक्वल टू माइनस ए से लेकर x इक्वल टू प्लस।
आपके माइंड में 100% ये आएगा कि क्या करूं, किसी तरीके से एक्स और टी का रिलेशन बनाओ और उसको इंटीग्रेट करो, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि वो एसएचएम है तो क्या होगा, फिर तो सीधा ही पता है कि वो टाइम पीरियड का हाफ है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप आइडेंटिफाई कर लो कि वो एसएचएम, मतलब यहाँ तो ऑब्वियसली कर लोगे इस चैप्टर में, बट जब फुल सिलेबस आएगा तब अटको, राइट, तब पता नहीं चलेगा। 17 मतलब आगे का कोई नहीं पता। No. देखो सोचो इनिशियल फेज करिए, कुछ ना कुछ इनिशियल कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि t इक्वल टू 0 पे कुछ दिया होगा तो आप इनिशियल फेज। 10th क्वेश्चन बच्चों, आपको कहा है कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे एक ब्लॉक रखा है, ये सिस्टम ऐसे ऑसिलेशंस कर रहा है, फ्रीक्वेंसी दे दी, फाइंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इफ ब्लॉक इज टू नॉट लूज कॉन्टैक्ट विद द हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म। ओके, तो ये ब्लॉक पर जो ऊपर नीचे प्लेटफॉर्म ऊपर नीचे हो रहा है तो उसके साथ ब्लॉक भी ऊपर नीचे हो, ठीक है। ये बताओ किस पोजीशन पर ब्लॉक के छूटने का मैक्सिमम चांस है? टॉप मोस्ट पे क्या हो सकता है? अगर प्लेटफॉर्म ज्यादा तेजी से नीचे आ जाए, ठीक है, तो ब्लॉक से अलग हो जाएगा। देखो ऊपर जाते हुए तो होने से वो तो जब नीचे आ रहा है तभी ऐसा पॉसिबल है कि प्लेटफॉर्म ज्यादा तेजी से नीचे आ रहा है तो उसका कॉन्टैक्ट छूट जाए, मानते हो? ओके, अब बताओ टॉपमोस्ट पोजीशन पे क्या होगा? टॉपमोस्ट पोजीशन पर जो ब्लॉक की एक्सीलरेशन है वो क्या होगी? मतलब ब्लॉक की मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या हो सकती है? जी हो सकती है। जो प्लेटफॉर्म है उसकी मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है, मतलब वो तो डिपेंड करेगा हमारे सिस्टम पे। तो अगर टॉप मोस्ट पोजीशन पे ऐसा हो जाए कि प्लेटफॉर्म की एक्सीलरेशन, मैं टॉप मोस्ट बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वहां पे एक्सीलरेशन सबसे ज्यादा होती है, तो अगर वहां वाली एक्सीलरेशन में जो जी से ज्यादा होगी तो क्या होगी? कॉन्टैक्ट टूट जाए। तो हमें सिंपली क्या कंडीशन पुट करनी थी कि जो टॉप मोस्ट पोजीशन है यहाँ पे इसकी जी है और इसकी क्या बन जाएगी? ओमेगा स्क्वायर है। मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या होती है? ओमेगा स्क्वायर है। तो हमें एक तरह से क्या इक्वेट करना है? ओमेगा स्क्वायर ए को जी से, और ओमेगा कैसे निकलेगा? फ्रीक्वेंसी। और इससे आप इंटीग्रेट कर लो। This question में vertical oscillations around the fixed point. What's the vertical? Yes. वर्टिकल ऑसिलेशन जो होगा, हाँ, तो इस क्वेश्चन में ये गलती है कि ये पता ही नहीं चल रहा कि ऐसे ये होना चाहिए। ठीक है, या तो ऐसा लिखा होता कि जो प्लेटफॉर्म है स्प्रिंग से कनेक्टेड है या कुछ, तो हमें पता है कि भाई स्प्रिंग रॉक वाला ऐसा चल करता है, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है,
एक बच्चों बस एक ये पॉइंट लिख लो कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्क्रू। This is ठीक है बच्चों, समझ गए? ओके, तो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे बच्चों सिंपल पेंडुलम की। यहाँ पे हमने क्या अप्रोच फॉलो की? मीन पोजीशन आइडेंटिफाई की, उससे हमने एक एंगल थीटा से डिस्प्लेस किया, थीटा के फोर्सेस दिखाई, और पॉइंट पी के अबाउट हमने टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगाई। टॉर्क बनी थी ये mgl या इसको सीधा एल कह दिया हमने, बस ये याद रखना है कि एल कहाँ तक है, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है ना। sin theta is equal to this हो गया, और यहाँ से you are able to get alpha is equal to minus g by l sin theta बचा, राइट? ठीक है, मतलब ये प्रॉब्लम क्या है, ये इक्वेशन एक्सेप्शन है। अल्फा क्या है? एक्सेलरेशन, थीटा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो क्या एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है? मतलब हमारे को तो क्या चाहिए था रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन चाहिए था, मतलब अल्फा इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट इनटू थीटा चाहिए था। ये तो कैसा आ गया? साइन थीटा आ गया। जैसे पिछले केस में देखो क्या आया था, a इक्वल टू माइनस k बाय m इनटू x। ये और x की मोशन है, यहाँ पे पंगा किस बात का पड़ रहा है? साइन, राइट? तो अब बच्चों यहाँ पे हम एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं कि हम कहते हैं कि अगर ऑसिलेशंस जो हैं वो बहुत स्मॉल है। व्हाट डू वी मीन बाय स्मॉल ऑसिलेशंस? कि थीटा इज स्मॉल। फिर क्या होगा? फिर साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होगा। तो अब अल्फा इक्वल टू माइनस जी बाय एल थीटा आ गया। क्या ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम है? ठीक है। एंड बच्चों फॉर क्लैरिटी ना इट्स ऑलवेज बेटर कि आप इसको ना ऐसे ही लिखो एलसीएम, ताकि गलती ना हो कभी। तो अब यहां से क्या पता चला? ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया और टाइम पीरियड क्या हो गया? ये है जाना पहचानो। एगर्ट्समैन का
तो बच्चों हमें यहाँ पे पता चल गया कि एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 पाई L/G है। तो दो बातों 3 बातों का बहुत ध्यान रखना है। पहली बात तो कि ये सिंपल पेंडुलम का क्या मीनिंग, मतलब स्मॉलर कंपेयर टू एल, मतलब जहां पे हमने एक तरह से अप्रोक्सीमेशन दी है कि एक पॉइंट मास घूम रहा है, समझ रहे हो बात, कि जो मास घूम रहा है वो बिल्कुल एंड में है, इन बिटवीन कोई भी मास नहीं। right? पहली बात। दूसरी बात, जो एल है वो क्या, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तीसरी बात, जो ये फॉर्मूला है दिस इज वैलिड ओनली फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस। बड़ा एक बच्चों पेक्यूलियर सा केस है, जस्ट इमेजिन कि अगर मैं बॉल लूं, मैं बॉल को से बांधा, ठीक है, तो अगर तो मैंने थ्रेड को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ा तो क्या ऑसिलेटरी मोशन है? यस। क्या वो एक्सटेंशन है? यस। यहीं पे अगर मैं इस बॉल को थोड़ा दूर करके छोड़ता हूँ तो क्या ऑसिलेटरी है? क्या एक्सटेंशन है? तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात। हाँ, कि उस केस में वो फॉर्मूला साइन थीटा वाली फॉर्म पे रहता है, वहां पे इस फॉर्म में कन्वर्ट। क्या क्या नहीं, एसएचएम का तरीका यही है, उस केस में टाइम किसी और तरीके से निकलेगा, कॉम्प्लेक्स मतलब शैटल सम अदर टाइप ऑफ मोशन, राइट। एसएचएम नहीं है। आई बात समझ बच्चों? तो अब ये ध्यान रखना, फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड ठीक है बच्चों। अब हम ये देख सकते हैं कि इस केस में हमारा जो रिजल्ट है वो जी पे डिपेंडेंट है। तो जिस भी तरीके से अगर हम जी बदल देंगे तो क्या टाइम पीरियड चेंज हो, जो जितने भी हम कई केसेस की बात करते हैं कि जी कम हो गया, एक्टिव कम हो गया या लंबा हो गया, तो क्या होगा उसके हिसाब से टाइम पीरियड। तो मतलब इसको हम एक जनरलाइज पॉइंट बना के लिख सकते हैं बच्चों कि फॉर पेंडुलम्स इन some accelerating body, ठीक है। व्हाट दिस मींस इज कि पेंडुलम कांच के अंदर रखा हुआ है और कार एक्सेलरेट होती है, तो उस केस में बच्चों जो टाइम पीरियड बन जाएगा वो बन जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई to del cm by g इफेक्टिव।
जी इफेक्टिव कैसे निकलता है बच्चों? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, याद करो जब हम कहते थे कि भाई एक वेट मशीन ऊपर को जा रही है तो वेट को क्या होता है, कम होता है ज्यादा होता है, जब नीचे को आ रही है कम होता है। तो हम लेके चले जी प्लस से, जब ऊपर को जा रही थी तो हम क्या लिख लेते जी प्लस से, जब नीचे को जा रही थी तो जी माइनस से। ये एक्सेलरेशन ऊपर को है या नीचे को, ठीक है? कि अगर पेंडुलम वेग मशीन की एक्सेलरेशन ऊपर को है तो हम कह सकते हैं कि एपरेंट वेग जो है वो ज्यादा हो जाता है, मतलब वहां पे क्या हो जाता है, जी और ए ऐड हो रहे थे। जब नीचे को होगा तो जैसे कार हो जाती है, ऐसे एक चीज है उसको फिर वेक्टर समझ लो। हाँ, तो उसी का अगर हम और जनरलाइज फॉर्म कर दें कि वहां पे तो सिर्फ सिंपली ऐसा हुआ कि प्लस माइनस में ही काम चल गया। अगर हम आएगा एफबीडी से ही, अगर हम उसकी एक बिल्कुल जनरल फॉर्म बना दें, वो ये बनती है बच्चों की जी इफेक्टिव का जो वेक्टर बनता है दैट इज जी वेक्टर माइनस ए। जी वेक्टर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो। एक्सेसिव वाली से भी हाँ चाहिए वाली तरफ है। हाँ फॉर्मूला मैं उसी बना दिया। अगर एक एक्स एक्सिस में क्या पता हो सीधो को क्या है थीटा नहीं बढ़ा दे और ऐसे नहीं वो तो अजम्पशन है ही है कि थीटा स्मॉल, ठीक है? थीटा बड़ा हो गया फिर तो बाकी तो डिस्टर्ब हो गई। जो सर सोलो फोर्स का पॉइंट आएगा उसका जो बनेगा उसमें कब होगा। हाँ तो यही अच्छी बात है बच्चों, जैसे क्या हुआ था कि हमने स्प्रिंग वाले केस के लिए किया स्प्रिंग ब्लॉक, उसका रूट 2 पाई रूट m/k आ गया। और कहा कि फिर कोई भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले लो, आप स्प्रिंग्स को आपस में कंबाइन कर सकते हो, आंसर हमेशा 2 पाई रूट m/k आएगा। ऐसे ही पेंडुलम वाले केस में जो आंसर आना है वो हमेशा क्या आना है, 2 पाई रूट m/k। जो वेरिएशन क्रिएट की जाएगी वो कैसे क्रिएट की जाएगी कि जी वेरी किया जाए, तो बस जी के हिसाब से ये आंसर बनता है, ठीक है? जैसे एक अगर मैं एग्जांपल लूं बच्चों कि ऐसे एक पेंडुलम है, लेंथ एल, मास एम, इसका मास कैपिटल एम, आपको टाइम पीरियड ढूंढना ये सेंटर ऑफ मास भी मान एल। हाँ सी एम पे लिया हुआ। हम्म
हो गया बच्चों? अभी क्या करना था इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स, वैसे तो यहाँ पे आपको सीधा ही दिख रहा था कि ए राइट को है, जी नीचे को है, ट्रायंगल 90 है, तो सीधा रिजल्टेंट क्या बनना है? रूट ऑफ जी स्क्वायर पर प्लस ए स्क्वायर। बट स्टिल जस्ट टू लर्न, अगर मुझे जी इफेक्टिव वेक्टर लिखना ही होता वो क्या बनता? जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। जी वेक्टर का मतलब हुआ ऐसे जी नीचे को, माइनस ए वेक्टर मतलब लेफ्ट को ए बना दूं, तो ये बन गया ऐसे। तो हमें पता है कि इसकी जो वैल्यू आएगी जी वेक्टर की, वो क्या आ जाएगी? रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो टाइम पीरियड क्या बन गया? 2 पाई रूट एल अपॉन रूट ऑफ स्क्वायर प्लस इसको लग रहा है कि ए वाला ए इज एक्स-रे मैक्सिमम। The बड़े पार्ट का मार्क्सिंग का एक्सप्रेशन इज का मार्क्सिंग का एक्सप्रेशन वो बड़ी नहीं लेंगे। ये तो मैंने कहीं कंफ्यूज करके दिया था मास्टर्स में, कोई काम नहीं था उसका। नहीं बस इसके एक्सप्रेशन को लगवाइए ना। नहीं, क्या फर्क पड़ेगा एक बार समझते हैं। अच्छा, बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉक्स या वो जो कार्ट था, उससे फर्क क्या पड़ेगा? मान लो मैं स्क्रैच से ड्राइव करना शुरू करता तो क्या फर्क पड़ता? हम इसके ट्रेन में जाते हैं, इसके ट्रेन में क्या होता है? उससे सूडो फोर्स लगेगी पीछे को, ए सूडो फोर्स लगती ना। तो जो पेंडुलम के ऊपर फोर्सेस आई कौन सी आई? एक जी थी नीचे को, और कौन सी आ गई? एम ए। जो रोल था वो तो एम ए का ही था। और हाँ, उससे क्या फर्क पड़ता? एम जी नीचे आ गया और एम ए लेफ्ट को आ गया, उससे क्या फर्क पड़ा? जो उसकी मीन पोजीशन है वो अब वर्टिकल नहीं होती इस केस में मीन पोजीशन क्या होती है? जो हम क्वेश्चंस करते भी होते थे, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है? ऐसे है ना। तो फिर हम उस मीन पोजीशन से उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके फिर सारा डिराइव करते, इसकी जरूरत ही नहीं थी क्योंकि हमें पता है किसी तरह हम ये उसकी एक्सप्लेनेशन को ए डाल, और फिर वो कुछ और है इंफॉर्मेशन। तो वो तो ठीक है ना, हम इसके ट्रेन में चले गए तो पॉइंट पर स्टे करें। फ्रेम में नहीं कर सकते थे, मानो तो बेस बनाए कि आप रिलेटिव फ्रेम में जाके बस अर्थ फ्रेम में करना होता, फिर क्या करते हैं? फिर हम कहते हैं कि एंगल थीटा से डिस्प्लेस्ड है, तो टी दिखाते हैं, तो टी sin थीटा इक्वल टू mg, टी cos थीटा इक्वल टू ma लिखते हैं। बात तो सेम ही बनती है। क्या
मतलब मैं कह रहा था कि इस केस में जो ये लिख ही लेते हैं बच्चों कि जो मीन पोजीशन होगी का क्या मतलब होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो आप कैसे निकालते हैं बच्चों? ये कौन सी फोर्स है स्यूडो है ना? तो आप बैलेंस करके निकाल सकते थे ना, क्या बनता बच्चों? टी कॉस थीटा इक्वल टू अगेन रिलेटिव फ्रेम और अर्थ फ्रेम में क्या फर्क पड़ता है? अर्थ फ्रेम में मैं ऐसे बोलता कि टी कॉस थीटा इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन क्या होता है वही है। रिलेटिव फ्रेम में क्या बोलेंगे कि वी वर रेस्ट पे तो एक सूडो फोर्स है अपने आगे को लग रही है तो जेड को लग रही है टी साइन थीटा राइट को लग रहा है तो वो मैक्स होनी चाहिए। तो ये tan थीटा e by g राइट। तो जो ऑसिलेशन होगी बच्चों इस केस में वो इस पोजीशन के अबाउट होगी ऐसे। जब ऑलवेज ऑफ द मेन पोजीशन कौन सी होती है? नहीं, हम ये मान रहे हैं इसका मीनिंग समझो कैसे जनरेट होगी सिचुएशन कि आपने एक बार इमेजिन करो कि छोड़ दिया जैसे मैंने फिगर दिखाया था उसके हिसाब से और कार्ड को एक्सेलरेट कराया एंड उसके हिसाब से लेट्स से इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई, मतलब वो इस पोजीशन में आ गया होगा और उस पे ही ऐसे चल रहा होगा। फिर आपने वहां पे उसको थोड़ी सी कोई डिस्टर्बेंस दे तो वो उसके अबाउट ऐसे ऑसिलेट, ठीक है, अज्यूमिंग आइडियल सिचुएशन। कार्ड के निकल से ना ऐसे चल अगर कार्ड के स्पेक्ट्रम आप सभी स्पेक्ट्रम नहीं अगर एक ही जगह बी से चल रहा होता फिर तो फर्क ही ना पड़ता, फिर तो नॉर्मल वर्टिकल पोजीशन मेन पोजीशन होती उसी के अबाउट चल रहा। क्या बच्चे बात क्लियर होगी सबको? और उसको तो एक cos थीटा आ जाए उसके बाद sin थीटा माइनस एक cos थीटा अभी तो थीटा सॉल्व ही नहीं होगा cos थीटा वो बात हो जाएगा।
तो जैसे मर्जी करो, बात नहीं करें। हाँ बच्चों, ये क्लियर हो गया सबको? ओके तो ये बच्चों मॉड्यूल के हिसाब से तो हो गया आपका चैप्टर खत्म, ठीक है। बट कुछ अपने को एक्स्ट्रा चीजें करनी है अभी। अपना एक ही पार्ट बचा हुआ था ना, डी पार्ट, तो वो आपका डी वाला पार्ट सारे का सारा सिर्फ इसी एक रिलेशन पे बेस्ड है, वो जी है मतलब जो वो लगा दे जाओ क्वेश्चन हो गया। हाँ मैंने तभी ये बोला इसके हिसाब से हो गया, राइट। ओके आप देखते हैं बच्चों, अब हमें करना वही है कि जैसे ये दो स्टैंडर्ड केसेस होते हैं सबसे ज्यादा, ऐसे हम और केसेस देखते हैं जहाँ पे एसएचएफ होगा। तो जैसे सबसे पहले हम करते हैं, जैसे अभी पिछला केस किया आपने सिंपल पेंडुलम, उसी की एक्सटेंशन होती है कॉम्प्लेक्स या फिर फिजिकल पेंडुलम। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स पेंडुलम है समथिंग लाइक, मतलब उसके अलावा कोई भी ऐसे, मान लो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया डस्टर को, ऊपर से इंच कर दिया, जैसे मैंने ये वाली मोशन कर, तो ये भी ऐसे चलनी आएगी, ये हम देखेंगे। हम इसके इसमें निकालेंगे, मतलब क्या फर्क है फिर से देखो। सिंपल में क्या था, सारा मास बिल्कुल बॉटम में कंसंट्रेटेड था, यहाँ पे जो मास है वो इन बिटवीन थी। डेरिवेशन सारी वही है। ये बच्चों मान लो एक कोई भी एक आर्बिट्ररी शेप बॉडी हमने मान ली, ये उसका सेंटर ऑफ मास है। एंड मान लो बच्चों हमने इसको वही स्मॉल थीटा से डिस्प्लेस कर दिया, ये आपका पी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। बच्चों एक बार डिराइव करने की कोशिश करो कि इस केस में टाइम पीरियड क्या आएगा। मैं जानबूझ के वेरिएबल्स ही बता रहा हूँ, आप खुद से सोचो क्या क्या वेरिएबल्स आने चाहिए, मतलब देखो डेरिवेशन में क्या कुछ यूज हो रहा है।
थीटा स्मॉल। तो बिल्कुल सिंपल पेंडुलम वाली को रेफर करो, कोई मतलब बस माइनर से चेंज हो जाता है। नहीं होगा तो आप अज्यूम करोगे नहीं। जैसे मैंने पेंडुलम में किया था। आई लिखना है बस और यहाँ पे आगे हाँ आपने तो खुद से ही बस वेरिएबल अज्यूम करके उसकी टर्म्स में लिखना है। बस ठीक है आई चलो आई के टर्म्स में लिख दो बस और कुछ नहीं करना। तो हम लोग पॉइंट टी के अबाउट कैसे लिखेंगे टॉर्क क्या होगी। mg LCM किधर को होगी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू जो भी पी के अबाउट आई होगा इनटू अल्फा और एक माइनस आएगा चेक
ऐसे बन जाएगा ना। तो अब यहाँ से अल्फा क्या बन गया, माइनस mg LCM ओवर IP इंटू थीटा लिख सकता हूँ मैं, राइट। तो यहाँ से टाइम पीरियड क्या बन गया, तो ये तो जनरल बॉडी है, तो ऑब्वियसली हमारे को LCM और IP की वैल्यूज नहीं पता, बट जैसे ही कोई यूनिफॉर्म बॉडी होगी, कोई रॉड है, डिस्क है, कुछ भी है, तो उसके लिए आप ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हो। क्या समझ आ रहा है सबको? अगला केस करें। तो मान लो ऐसे हमने अर्थ के अंदर एक टनल टेक कर दी आर पर, ये लेट से सेंटर है और जो अर्थ का मास है रेडियस आर, ये कोई भी बॉडी है स्मॉल m की, दिस इज फ्री टू मूव इनसाइड दिस टनल। देखो इस पे लिखो फोर्स, और इसमें कैलकुलेशन का सेट यूज होगा बच्चों। देखना है कि ऐसी मोशन अगर टनल के अंदर बॉडी मूव करती है तो ऐसी मोशन एसएचएम होगी कि नहीं होगी। इस केस में मेन पोजीशन क्या आएगी बच्चों, सेंटर ना। तो आप सेंटर से मान लो किसी भी एक्स डिस्टेंस पे हो, तो आइडियल केस मान लेना हमने, ठीक है।
और वो भी तभी दिया है साहब, इतना ही पता है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अच्छा क्या कोई और नहीं दिखेगा? हाँ जी, तो इस पोजीशन पर बच्चों इस पार्टिकल के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी? फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगेगी। ठीक है, दो तरीके से आप सोच सकते थे, या तो आप कहते थे फोर्स इज इक्वल टू m इंटू जी इफेक्टिव, जो भी जी डेप्थ वाला फॉर्मूला होता है, या जो जी डेप्थ पर शेल थ्योरम जो हमने की थी उसके बेसिस पे। तो इसके ऊपर जो फोर्स आएगी वो कितनी आएगी बच्चों? क्या फॉर्मूला था? जी mm बाय आर क्यूब इंटू एक्स। इस तरह नहीं, या तो दूसरी तरह ज्यादा इजी है बच्चों, वैसे याद रखना। यू कुड हैव रिटन इट एज m इंटू जी डैश, राइट? जी डैश क्या होता है? g इंटू 1 माइनस डी बाय आर। डी क्या है? r माइनस एक्स। इस तरह आपको फिर भी ऐसा लगेगा कि देखा हुआ सर। ये जो हमने GMM बाय r स्क्वायर में मास है m, सिर्फ वो x रेडियस का नहीं होता।
ठीक है, ये एक्सेलरेशन ए। तो फोर्स जो है मतलब ये ऑपोजिट आ गई पीछे की तरफ, तो ये कितनी है -G(m)/r³ × x = m कट गया। ये बच्चों Gm/r³ को क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? नहीं, उससे पहले मतलब G बन गया ना, स्मॉल g, Gm/r², स्मॉल g होता है, ये बन गया a = -G/r × x। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। तो इसका मतलब टाइम पीरियड क्या आ गया? 2π √r/g। ठीक है, इसको वैसे अगर हम वैल्यूज पुट करें ना, r is radius of g is acceleration to पुट करें, this will turn out to be 84 minutes। इसका फिजिकली क्या मतलब है कि जैसे इंडिया एंड यूएस आर अप्रोक्सीमेटली डायमेट्रिकली ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। तो अगर एक टनल एग्जिस्ट करती हो अर्थ के अंदर से, इंडिया से यूएस के बीच में, तो कुछ भी नहीं करना, आपको एक पर्सन को यहाँ छोड़ना है बस, वो अपने आप बीच में एक्सेलरेट करता है, जो स्पीड बढ़ती जाएगी उसकी, यहाँ पे हाईएस्ट स्पीड, और वहां जाके वो अपने आप रुक जाएगा। वापस यहाँ पकड़ना है उसको, ठीक है, वापस नहीं आने देना, जब यहाँ पहुंचा तो उसको पकड़ लो। और कितना टाइम? 42, तो आधा ही टाइम पीरियड, 42 मिनट में पहुंच सकते हो विदाउट कहीं। तो भी सेम आंसर ही आता है बच्चों। ये अगला पॉइंट मैं बस वही लिखाना था कि टनल कहीं पर भी बनी हो अर्थ के अंदर, टाइम पीरियड यही है, आप ड्राइव कर सकते हो, आता यही है। चलो ठीक है बच्चों, आपने कौन सा पार्ट बचा हुआ था? तो 3 अभी रुक जाओ, ये कर लेना बस, ठीक है, 0 1 का टी।